सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन सेंटर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माई एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम बलराम सिंह है और आपको पता होगा मैं लगातार वीडियो ला रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था में। आज ये अंतिम वीडियो होगा मूल अधिकार का। इसके पहले हमने भारतीय संविधान के 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, वहां पर सारे अन्य वीडियो के लिंक दे दिए गए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख। पीछे हमने चर्चा किया था, हमने आर्टिकल 30 तक की चर्चा कर ली थी, जो कि बिल्कुल हमने पढ़ाकर खत्म कर दिया था। हम आज पढ़ाएंगे आर्टिकल 31, जो कि हम बताएंगे भारतीय संविधान या भारतीय संसद द्वारा इसे बिल्कुल निरसित कर दिया गया है, अर्थात खत्म कर दिया गया है। कब खत्म कर दिया गया तो हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। 44वें संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, ठीक है, उसके द्वारा ये खत्म कर दिया गया। आपको बताया था हमने कि संपत्ति के अधिकार को अब एक विधिक या वैधानिक अधिकार के रूप में दे दिया गया है, ठीक है। कहीं कहीं एनसीईआरटी में वैधानिक अधिकार भी लिखा हुआ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर वैधानिक और विधिक आता है तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, जैसा कि यूपीपीएससी, ठीक है, जैसा कि यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग ने दोनों ऑप्शन को सही माना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, और एक बार और आया है कि किस पार्टी द्वारा, तो जनता पार्टी, जो आज के समय में बीजेपी आप कहते हैं, उस समय उसका नाम जनता पार्टी था, ठीक है। तो जनता पार्टी के माध्यम से इसे खत्म कर दिया गया था। और आपको हमने ये भी बताया था कि अनुच्छेद 300 का में इसका उल्लेख है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये बताइए, जो कि ये भाग 3 में था, ठीक है, भाग 3 में था। वर्तमान में इसकी स्थिति भाग 12 में है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और आर्टिकल 30 में हमने एक बात ये भी बताई थी कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे वो धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेंगे, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि 50% वो सीटें रिजर्व कर सकेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायालय में निर्णय के दौरान कहा। लेकिन 50% नॉर्मली सभी कैंडिडेट उसमें शामिल हो सकेंगे। तो इस हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट को कभी अगर लगता है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय या धार्मिक शैक्षणिक संस्थान को उसको अधिग्रहण करना पड़े, या उसकी भूमि का अधिग्रहण करना पड़े, या उस क्षेत्र का अधिग्रहण करना पड़े, कहने का मतलब किसी भी माध्यम से यदि वह अधिग्रहण करती है उस शैक्षणिक संस्थान को, तो सरकार को उस शैक्षणिक संस्थान का जो बाजार का मूल्य वर्तमान समय का होगा, एग्जाम्पल के तौर पर वर्तमान समय में कोई कॉलेज यदि आपके पास है, आप अल्पसंख्यक कॉलेज चलाते हैं, तो सरकार को अगर उसे अधिग्रहण करना पड़ेगा तो सरकार वर्तमान समय के बाजार मूल्य के बराबर आपको मुआवजा देगी, ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने एक अलग वीडियो इसको बनाया है। इसमें इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब, कहने का मतलब ये है, जब भी आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीधे जा सकते हैं, कहीं रोक टोक नहीं है, ठीक है। आप अपने अधिकारों के हनन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक प्रश्न अक्सर आता है, एक उद्देशिका, ठीक है, एक उद्देशिका और ये आर्टिकल 32, इसमें अक्सर क्या हो जाता है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। आज उसे दूर कर लीजिए। जब भी एग्जाम में कभी आए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा आप हमेशा उद्देशिका लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब भी इस तरीके से नाम पूछ ले कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो वहां पर हम लगाएंगे अनुच्छेद 32 को, ठीक है। यानी डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को माना है, बाकी अन्य लोगों ने उद्देशिका को माना। अन्य लोगों ने नहीं, सब लोग मानते हैं कि जो उद्देशिका है भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक है। आपको ये पता, मूल अधिकार के हनन होने पे क्लियर हो गया कि सीधे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। इसके संबंध में देखा, जो सुप्रीम कोर्ट है या न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय की बात करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। उसके निचली अदालत को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है, जिसमें वो 5 तरह की रिटें जारी करते हैं। वो कौन कौन सी रिटें हैं इसे हम देखेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा प्रतिषेध। चौथा और पांचवा जो है ये न्यायालय के समक्ष जारी किया जाता है, ठीक है, ये न्यायालय जारी करती है न्यायालय के संबंध में, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की तात्पर्य है कि मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण है, पुलिस यदि अपनी मनमानी पे आ जाती है, कभी कभी जैसे आपको पता होगा कि 24 घंटे के अंदर मतलब व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करती है। या कोई व्यक्ति गायब हो गया है, ठीक है, और आपको पता है कि यह व्यक्ति उसने कैद कर रखा है, तो उस संबंध में आदेश क्या जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की, मतलब जो व्यक्ति बंदी बनाया गया, ठीक है,
उसे सशरीर उपस्थित किया जाए। कितने? 24 घंटे के भीतर, ठीक है, सशरीर उपस्थित करने का त्वरित आदेश देती है। तो इसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस इतना देना, बंदी, जैसे नाम से पता चला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किया जाए सशरीर, ठीक है, शरीर के साथ। परमादेश। दूसरा है परमादेश, उसका तात्पर्य होता है हम आदेश देते हैं, मतलब हम कैसा आदेश देते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जरूरी नहीं इसमें कोई व्यक्ति हो, इसमें सार्वजनिक पद का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, प्राधिकारी भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है, ठीक है, सार्वजनिक पद पर जो हो, उसको भी क्या करते हैं हम, वो आदेश देते हैं। जैसे किसी कानून को नहीं मानता है, या कोई भी सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के कोई निर्णय है उसकी अवमानना करता, तो उस संबंध में क्या होती है, रिटें जारी की जाती हैं कोर्ट के द्वारा उस प्राधिकारी को कि हम आदेश देते हैं, ठीक है, उस आदेश को पालन करने हेतु। अधिकार परीक्षा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें हम ये परमादेश में एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये कभी भी, ठीक है, ये कभी भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ, ठीक है, ये कभी जारी नहीं की जा सकती है। और अधिकार परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसका देखिए तात्पर्य है किस अधिकार से, मतलब कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक पद पर, याद रखिएगा यहाँ पे प्राइवेट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर विराजमान है, या ठीक है किसी कोई सरकारी सार्वजनिक पद पर है, तो उसके संबंध में एक रिट जारी किया जाता है कि किस अधिकार से, मतलब कहने को यदि उसके पास योग्यता नहीं है और उस पद पर वह विराजमान है, तो उस संबंध में न्यायालय रिट जारी करती है अधिकार परीक्षा की, मतलब आप उससे पूछती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर विराजमान हैं जबकि आप इसके योग्य नहीं है, ठीक है। अब आता है ये चौथा और पांचवा, ये मतलब क्या होती है, कोई भी अदालत अपने निचली अदालत को, मतलब अपनी निचली अदालत के संबंध में जारी करती है। जैसे उत्प्रेषण, उत्प्रेषण साफ साफ इसका मतलब होता है मगा लेना, ठीक है, मतलब कोई भी मामला जो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वह हाई कोर्ट को जारी करेगा कि ये मामला आप हमारे पास भेज दिए, या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहेगा आप ये मामला हमारे पास मतलब भेज दीजिए। मतलब कोई भी न्यायालय अपने निचली अदालत से ये मामला अपने पास मंगाता है तो उसे बोलते हैं उत्प्रेषण। और प्रतिषेध, जैसा साफ पता चल रहा है कि मना कर देना, ठीक है, कोई भी उच्च उच्च मतलब ऊपरी अदालत, ठीक है, जैसा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यहाँ पर आदेश देगी मना करने के संबंध में कि ये मतलब ये फैसला आप ना सुनाए, लेकिन ये कब किया जाएगा, उसका फैसला ना आया हो, ठीक है। और इस वे में का उत्प्रेषण में भी होता है कि उसका निर्णय नहीं आना चाहिए, निर्णय आने के पहले ये दोनों काम किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी फैसला प्रतिषेध के भी संबंध में आदेश देने से मना कर देती है कि इस संबंध में आप आदेश नहीं दे सकते हैं। तो क्लियर होगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर लगातार इसमें प्रश्न आते रहते हैं, तो ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 33, 34, ठीक है, ये दोनों, अब देखिए सबके लिए तो मूल अधिकार का प्रावधान हो गया, हमारे पास सेना भी तो उसके संबंध में जितने भी मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 33 और 34 में है, ठीक है। अनुच्छेद 33 में ये प्रावधान किया गया है कि जहां पर सैन्य बल काम कर रहे हो या अर्धसैनिक बल, मतलब किसी तरीके से बल काम कर रहे हो, ठीक है, वो बल नहीं जो न्यूटन वाला है, ठीक है, सैनिक बल, सैन्य बलों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी अर्धसैनिक बल कार्य कर रहे हो या सैन्य बल काम कर रहे हो तो वहां पर मूल अधिकार का मतलब जो मूल अधिकार है वहां भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब जैसे संसद के पास पावर है, ठीक है, मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने का, ठीक है, तो वैसे यहाँ भी वो प्रतिबंधित कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जहां कभी भी आर्टिकल 33 में तो ठीक है हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, और 34 में ये प्रावधान किया गया है कि जिस क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेषाधिकार, जैसे आसफा का आप नाम ने सुना होगा, ठीक है, आर्म स्पेशल फोर्सेस करके है, ठीक है, जो कि पूर्वी क्षेत्रों में अक्सर लगाया जाता है, जम्मू कश्मीर में लगाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर विशेष बल, तो वहां पे उनको क्या होता है, पावर मिल जाती है सेना को कभी भी जांच करने की, कभी भी तलाशी लेने की, कभी भी पहचान पत्र चेक करने के संबंध में। तो वहां पर जब ये मतलब अधिकार लगाए जाते हैं, ठीक है, ये नियम लगाए जाते हैं तो मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे ही कहेंगे आर्टिकल 34 में ये लिखा है, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू होता है तो वहां पर मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जैसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1920 में आया था, वर्तमान समय में भी ये कार्यरत है। इसमें एक और पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 35 के अंदर आएगा, अभी हम देखेंगे, ठीक है।
मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। आपको पता है विधानसभा थोड़ी ना करेगी, ठीक है। मूल अधिकार के संबंध में विधानसभा कभी कार्य ऐसा नहीं करेगी, उसको पावर नहीं है। आगे हम देखेंगे 35। संसद मूल अधिकारों के कुछ विशेष अधिकारों को प्रभावी बना सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें उल्लेख नहीं है कि मतलब कि हमको लगता है कि ये अधिकार को और पावरफुल बनाना चाहिए, कुछ विशेषाधिकार लाने चाहिए, तो वो किसके पास पहुंच सकती है? केवल संसद के पास, ना कि विधानमंडल के, जो कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को सम्मिलित कर लेते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया। ये जब हम मूल अधिकार पढ़ा रहे थे तो शायद ये हमारा पहला ही पॉइंट था, हमने चर्चा किया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। नेहरू की जो रिपोर्ट थी 1928, उन्होंने समर्थन दिया था। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। भारतीय मूल संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार सम्मिलित थे? अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे, जो पहले हमारा संविधान मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रभावी थे, लेकिन वर्तमान समय में आपको पता होगा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, वो एक विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार रह गया है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? अभी हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर दे दिया गया यदि आपके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग। देखिए, वाद योग अवाद योग का तात्पर्य यह है कि मतलब वाद योग मतलब जिसपे वाद विवाद किया जा सके, किसमें? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, चूंकि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो जाहिर सी बात है वाद विवाद होता है। लेकिन अब ये प्रश्न आया तो इसी में एक और प्रश्न तैयार कर लीजिए कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, वहां पे बात कर जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तथा सिद्धांत, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसकी जब बात करते हैं तो ये अवाद योग है, ठीक, अवाद योग्य है, मतलब इस पे वाद विवाद नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो नेता फ्री होते हैं, वादा करके चले जाते हैं, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। कितने बुद्धिमान हैं। आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, अच्छा, क्यों कहा जाता है हम आगे पढ़ेंगे। यह संविधान में उल्लिखित होता है, बिल्कुल सही, संविधान में उल्लिखित है, क्लियर। यह प्रजातांत्रिक है, कुछ क्लियर नहीं हुआ। यह एक लोक कल्याणकारी है, ये हालांकि ये हमने पढ़ाया नहीं। लोक कल्याणकारी की जो है वो डीपीएसपी करता है, ठीक है, जो अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि आप समझ लीजिए आपके मूल अधिकार का हनन कर दिया जाए, मान के एग्जाम्पल के तौर पे आपको कैद कर लिया जाए, तो आपका व्यक्तित्व का विकास थोड़ी ना हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, विरुद्ध नहीं बनाने को बोला है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक पहला सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, 145, ठीक है। याद रखिएगा, इसके विरुद्ध मतलब कहने का मतलब, और हाँ एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बताया गया है किस मतलब संसद, ठीक है, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो या मूल अधिकारों को शून्य घोषित करता हो या मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों का हनन करता है या अतिक्रमण करता है या शून्य घोषित करता है तो वह उस स्तर तक शून्य स्वतः हो जाएगा जिस स्तर तक मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता होगा। आई बात, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, गलत है, आपको पता है मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित होते हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल गलत। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 20 एंड 21 को छोड़कर याद रखिएगा ये हमेशा जिंदा रहते हैं, ये कभी डेथ नहीं होते हैं, ठीक है, इनकी डेथ नहीं होती। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अब देखिए 12 से 35 लगातार यही बताते आए हैं कि भाग 3 में उल्लेख है, 12 से 35 तक का इसका प्रावधान किया गया। आगे बढ़ेंगे। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी, बिल्कुल गारंटी, ठीक है, जो हमारे राज्य अगर कोई कृत्य करती है जिससे हमारा मूल अधिकार हनन होता है तो वो एक ऐसा करती है तो बिल्कुल उसकी गारंटी कौन देता है? गारंटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, क्लियर, ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं,
ठीक है, सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय। पहली बात यहाँ पे एक ये पॉइंट देखिए, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की जैसे बात आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो गलत हो गया यहाँ पे, ठीक, क्योंकि आपको पता होगा कि ये संवैधानिक, चूंकि आपको पता होगा यहाँ पर कि हमने देखा था जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो एक विधिक अधिकार रह गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ठीक, हमेशा याद रखिएगा जो हमारा मूल अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति है, ठीक है। तो ये नहीं होने की वजह से ये खुद नहीं हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट फिलहाल गलत हो गए और पहला और दूसरा सही है, इसलिए पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, मतलब समानता का अधिकार, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित, मतलब गैर सरकारी की और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो 16(4) में, याद रखिएगा 16(4) में, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, यदि हमारे लेक्चर की, मतलब ये हमारे लेक्चर की यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और वहां पे सर्च करेंगे @MyEducationCenter, तो आपको इस तरीके का सेम ऐसे आपको लोगो मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर माई भी लिखा होगा, ठीक है, माई एजुकेशन सेंटर, क्लियर है। धन्यवाद।